हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि पाठ योजना लिखा है, तो आज मैं आप लोगों को पाठ योजना कैसे बनती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और एक एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी कि पाठ योजना कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये पाठ योजना उदाहरण स्वरूप मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, तो इसको आप उदाहरण के तौर पे समझिएगा और इसी के आधार पर आप लोग अपना लेसन प्लान बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम सबसे पहले पाठ योजना संख्या 1 समझेंगे और सबसे पहले हम लिखते हैं छात्रा अध्यापिका का नाम, यानी कि जो छात्रा अध्यापिका के रूप में जाती है टीचिंग के लिए, वो यहाँ पे अपना छात्रा अध्यापिका का नाम लिखेगी। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम रहेगा, किस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो कार्य होगा, यानी कि आप किस दिनांक में जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे फिल की जाएगी। फिर किस कक्षा के लिए आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर जो भी कक्षा के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पर आप डालेंगे। फिर जो लेसन प्लान आप लोगों ने बनाया है, जो टीचिंग वहाँ पे करना है जाके, वो किस सब्जेक्ट का है यहाँ पर वो विषय डालेंगे। हमारा विषय यहाँ पे है हमारा परिवेश। तो हमारा परिवेश आप लोग जानते हैं कि 1 से 5 तक जो प्राइमरी के विद्यालय हैं उसमें 1 से 5 तक में आपका हमारा परिवेश चलता है। तो हमारा परिवेश से रिलेट करके हम प्रकरण देखेंगे कि हमें कौन सा पाठ पढ़ाना है। तो ये हमारा विषय रहा हमारा परिवेश। आप इसी तरीके से अन्य लेसन प्लान कोई भी बनाएंगे तो उसमें आप चाहे हिंदी ले लीजिए जिसको कलरव बोलते हैं, या गणित हो, या फिर बीज गणित हो, या फिर हमारा परिवेश हो, या इंग्लिश हो, किसी भी टॉपिक पर आप या किसी भी सब्जेक्ट पर आप यहाँ पे बना सकते हैं लेसन प्लान। फिर आप जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग के लिए जाएंगे तो किस पीरियड में पढ़ाएंगे आप, वो कालांश यहाँ पर आप लिखेंगे कि फर्स्ट पीरियड ले रहे हैं, सेकंड पीरियड में आपको मौका मिल रहा है, या थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि एक पीरियड से लेके 8th पीरियड तक आप लोगों के पीरियड्स चलते हैं। तो उसमें से आपको कौन सा समय मिल रहा है वो यहाँ पर आप लोग इंक्लूड करेंगे। फिर आगे देखेंगे समयावधि। समयावधि का मतलब ये होगा कि आप लोगों को अपना जो पाठ योजना है उसको प्रस्तुत करने का जो टाइम मिल रहा है वो टाइमिंग आपकी कितनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये टाइमिंग होती है ये 20 मिनट का नहीं होता है, ये होता है 36 मिनट का। तो आप लोग इसको 36 मिनट डालेंगे क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो होती है वो 36 मिनट की होती है। तो यहाँ पर आप लोग समय के अनुसार डालेंगे। मान लीजिए किसी भी क्लास में आपको कितना समय मिल रहा है वहाँ देने के लिए, 40 मिनट मिल रहा है, 35 मिनट मिल रहा है, या 30 मिनट मिल रहा है, उसको यहाँ पे डालते हैं। लेकिन अगर हम देखें माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है, तो माइक्रो टीचिंग का जो समय होता है वो 36 मिनट का होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा ये ब्लैक बोर्ड का कार्य, जो हम जाके जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने जाते हैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड का ये पूरा कार्य होता है, जहाँ पर आप डेट डालेंगे, क्लास डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद पीरियड डालेंगे, फिर टाइमिंग डालेंगे कि कितना टाइमिंग तक आप पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाली करेंगे। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रकरण। प्रकरण क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे आपने तैयारी की है प्रेजेंटेशन के लिए, वो आपका प्रकरण कहलाता है। तो प्रकरण में हमारा परिवेश हमने सब्जेक्ट चुना था, जो कि हमारा सब्जेक्ट था हमारा परिवेश, उसी के अंतर्गत आज हम कौन सा पाठ पढ़ाएंगे वो हमारा होता है। तो हमारा परिवेश के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये हमारा प्रकरण होगा। आगे देखते हैं। प्रकरण के बाद आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य।
सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पे समझा दूँ कि जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे का यदि उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर इंटरेस्ट आप उसमें जगाएंगे तभी बच्चा आपके उस प्रकरण में भी इंटरेस्ट लेगा और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी वो बताएगा। साथ ही जो कुछ जानकारी होगी वो एक्स्ट्रा आप लोगों को नॉलेज भी देगा, यानी कि पूर्व ज्ञान जो होगा उसको वो अपना पूर्व ज्ञान आपके समक्ष रखेगा। लेकिन उसके पहले क्या करना होता है कि बच्चे को जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के प्रति आपको उसमें रुचि जागृत करनी होगी। तो हमारा जो सामान्य उद्देश्य होता है ये सामान्य उद्देश्य हमारा हमारे उसी सब्जेक्ट पर आधारित होता है। यानी कि जो सामाजिक विषय है या कह लीजिए हमारा परिवेश है, जो हमारा परिवेश होता है 1 से 5 तक के बच्चों के सब्जेक्ट में, वो हमारा सामाजिक अध्ययन भी कहलाता है या सामाजिक विषय भी कहलाता है। तो हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य में क्या कुछ हमें करना है। तो सबसे पहले हमें दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं या श्रवण बाधित बच्चे कह लीजिए, दोनों आपके सामान्य बच्चे भी आपको मिलेंगे समेकित शिक्षा में और आपको दृष्टि बाधित बच्चे भी मिलेंगे, साथ ही आपको श्रवण बाधित मिलेंगे या अन्य कोई दिव्यांगता से भी ग्रसित बच्चे मिलेंगे या पूर्ण रूप से ठीक ठाक बच्चे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम वीआई के लिए बना रहे हैं ये लेसन प्लान। तो हम देखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चों को सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि जो सामाजिक विषय है हमारा परिवेश है उस विषय के प्रति पहले हम रुचि जागृत करेंगे बच्चे में। ये हमारा सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है इसमें हमारा कि दृष्टिबाधित बच्चों को उनके परिवेश से परिचित कराना, यानी कि हमारा परिवेश जो है हमारा सब्जेक्ट जो है तो हम जहाँ पे बच्चा रह रहा है उसको उसके परिवेश से परिचित कराना। फिर दृष्टिबाधित बच्चे को सामाजिक भावना उसके अंदर विकसित करना, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे में सामाजिक भावना विकसित करना कि समाज में वो कैसे रह रहा है, लोगों के साथ उसका सामंजस्य कैसा है, उसको इसके बारे में बताएंगे, तब जाके वो रुचि लेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिर दृष्टिबाधित बच्चे में पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना, यानी कि जिस पर्यावरण में रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ के पेड़ पौधों से उसका लगाव रहे। ये नहीं कि छोटा पौधा अगर बिठाया जा रहा है तो बच्चे में ईर्ष्या भरी हो, उस पौधे को तोड़ मरोड़ दे या उसको उखाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण के प्रति उसमें प्रेम भाव, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करना। आगे आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य हमारा जो है ये प्रकरण से संबंधित होता है कि हम प्रकरण में आज क्या पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य जो हमने पढ़ा वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेट करके रहता है और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की विस्तृत व विशिष्ट जानकारी देना, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में उसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। फिर उसको जो अच्छी जानकारी होगी, खास जानकारी होगी, उस जानकारी को देना। फिर नेक्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों में मानव मूल्यों का विकास करना, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों में मानव मूल्य, यानी कि मानव के साथ उसका संबंध कैसा है और मानव इस धरती पे आया है तो उसको क्या क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ उसको बताना। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बताना। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जो कि मोर है। राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा है वो मोर है और मोर का इस तरीके से उसको हम स्पर्शीय फिगर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के मटेरियल से बना है। इसमें स्पार्कल सीट लगाकर
इसके शरीर को बनाया गया है। फिर ये भाग जो बनाया गया है ये पेंसिल की छीलन है, और ये भी आपका स्पार्कल है, ये भी आपका स्पार्कल है, और ये जो बीच का एरिया है ये आपका पेंसिल शेडिंग है। जो पेंसिल की छीलन होती है उस छीलन को गोंद के माध्यम से इसको चिपका कर इसको बनाया गया है, और ये जो आपका है ये आपका स्पार्कल शीट से बनाया गया है काट कर। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है, जिसको जो हमारा दृष्टिबाधित बच्चा होता है उसको जब हम बताएंगे कि बेटा ये आपके राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो उस चीज़ को ये बेहतर तरीके से स्पर्श कर पाएगा। यानी कि ऐसे मटेरियल इसमें लगाए जाएंगे जो बच्चा अच्छे से उसको स्पर्श कर सके और जान सके कि क्या चीज़ बनाया गया है। ये सारे उभरे हुए उसको प्रतीत होंगे, जैसे कि ये जो स्पार्कल शीट है ये भी उभरा है, ये जो पेंसिल की छीलन है ये भी उभरा हुआ है। तो इसको वो छूकर अच्छे से महसूस करके ये जान पाएगा कि ये मोर का फिगर बना है। साथ ही इसके नीचे ही हम लिख देंगे मोर, यानी कि इसको ब्रेल में भी हम लिख देंगे, ताकि ब्रेल लिखित पर्ची अगर हम लगाए रहेंगे तो बच्चा ये जान पाएगा कि किस चीज़ का फिगर बना है। अब आगे हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री क्या क्या चाहिए। अब हम जानेंगे शिक्षण सामग्री क्या क्या हमें चाहिए। यानी कि शिक्षण सामग्री में सबसे पहले स्पर्शीय मॉडल चाहिए, ब्रेल लिखित पर्ची चाहिए, या फिर आप कुछ ऐसे टीएलएम भी रख सकते हैं जिनसे बच्चे इस चीज़ को छूकर बखूबी उसको जान जाएं। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि हम बच्चे से पूछते हैं और बच्चे कुछ सामान्य जानकारी अपने परिवेश के बारे में रखते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हमें पहले से भी ये पता रहता है कि बच्चे अपने देश में पाए जाने वाले जो पशु पक्षी हैं या फूल हैं उन सब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ पर वो विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखता है, पक्षियों का कलरव सुनता है, फूल पत्ती लगे होते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में उसको जानकारी रहती है। तो ये हमारा पूर्व ज्ञान है। आगे हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर हमारा हेडिंग होगा। उसके अंतर्गत हम ये इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, जिस कॉलम में पहला कॉलम होगा हमारा क्रमांक का, दूसरे कॉलम में हम छात्राध्यापिका द्वारा जो क्रिया की जाती है वो लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे छात्र की क्या प्रतिक्रिया आई, यानी कि छात्र क्या क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा बच्चों से कि बच्चों कुछ फूलों के नाम बताओ। तो बच्चे इस पे जवाब देंगे गुलाब, गेंदा, कमल। उसके बाद बच्चों से हम पूछेंगे कि बच्चों कुछ जंगली जानवरों के नाम बताओ। तो बच्चे जो नाम जाने रहे होंगे या उनके घर वालों के माध्यम से उनको पता होगा या अपने आस पड़ोस में देखे होंगे, तो वो बता सकते हैं कि भालू, चीता, बाघ। आगे हम उनसे पूछेंगे बच्चों जो झंडा हम राष्ट्रीय पर्वों पर फहराते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर इन सब मौक़ों पर बच्चे प्रतिभाग करते हैं, तो वो तुरंत बताएंगे कि तिरंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इतना डीपली इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो यहाँ पे मौन हो जाएंगे, बिल्कुल कह लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाएंगे और ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहीं से फिर हमें उन्हें क्या बताना है ये हमारा टॉपिक निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो कि हमने प्रकरण लिया है, अब इसमें हमें उन्हें क्या बताना है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को क्या चीज़ें नहीं पता हैं। तो यानी कि राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो उन्हें हम यहाँ से फिर बताना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमारा आता है उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन में क्या होता है कि हम जो चीज़ें बताने जा रहे होते हैं उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे बच्चों, आज हम अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर बच्चों को संबोधन करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उस चीज़ को हम डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्रमांक लिखा जाएगा, फिर छात्राध्यापिका कथन लिखा जाएगा या छात्र अध्यापक कथन लिखा जाएगा, फिर छात्र की क्या प्रतिक्रिया हो रही है इसको भी यहाँ लिखा जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षण विधि कैसे आप क्या अपना रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बच्चों, हर देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये हम बच्चों को भी बताएंगे और साथ में हम ऐसा कुछ लेसन प्लान तैयार भी करेंगे। तो जैसे राष्ट्रीय पशु में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पशु जो होगा वो कौन सा होगा? बाघ होगा। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर, फिर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं कुछ हमारे देश के। तो इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। बच्चे क्या करेंगे, इसमें कौन सी प्रतिक्रिया देंगे? बच्चे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर जो हमारे शिक्षण विधि होगी, यहाँ पे कौन सी विधि हम अपनाएंगे? यहाँ पे हम व्याख्यान विधि को अपनाएंगे। आगे हम देखेंगे कि हमारे प्रतीक जो हैं देश के, वो सम्मान के प्रतीक होते हैं जो हमारे देश के गौरव में भी सम्मान को ऊंचा करते हैं हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से हम उन बच्चों को संबोधन करेंगे। फिर हम बच्चों को कुछ टीएलएम के माध्यम से भी उनको जागरूक करेंगे। जैसे ये तिरंगे का फिगर है, आप देख सकते हैं। तो उस बच्चे को हम बताएंगे कि सबसे ऊपर जो होता है वो केसरिया रंग होता है और जो बीच का रंग होता है वो सफ़ेद होता है और जो नीचे का रंग होता है सबसे, वो हमारा हरा रंग होता है। तो इस तरीके से हम तिरंगे के बारे में बताएंगे। बीच में जो होता है वो अशोक चक्र होता है और इसमें एक डोरी लगी होती है। ये डोरी नीचे से खींची जाती है जब झंडे को फहराया जाता है। तो इस प्रकार से झंडे के बारे में हम बच्चों को विस्तार पूर्वक बताएंगे और फिगर हम कुछ ऐसा बनाएंगे जैसे ऊन से उभार कर उसको बनाएंगे, तभी बच्चे उसको जान पाएंगे। यानी कि हम वेस्ट मटेरियल का यूज करेंगे और जब हम वेस्ट मटेरियल का यूज करेंगे तो बच्चे उससे क्या करेंगे कि स्पर्श करके उस चीज़ को जान पाएंगे। लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे जो बच्चे उसको स्पर्श करें और उनके हाथों में चुभ जाए। तो हम ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। हम वहाँ पर जैसे ऊन हुआ या स्पार्कल सीट हुई या फिर लिक्विड स्पार्कल आता है, उसको हम यूज करके इस चीज़ को उभार सकते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चे को हानि हो। उसके बाद हम बच्चे को अशोक चक्र के बारे में बताएंगे। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतना सुंदर बनाया गया है। ये नीला ऊन लगा करके इसको बनाया गया है। बीच में इसकी तीलियां बनाई गई हैं और तीलियों को भी इन्होंने माचिस की तीलियां लगा कर इसको उभार कर बनाया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ढंग से इस चीज़ को पेश किया गया है ताकि हमारे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसको इसे छू कर अच्छे से महसूस करें और जान सकें। फिर नीचे ब्रेल लिखित पर्ची लगी हुई है। इस पर्ची को भी आप देख सकते हैं। ये पर्ची के माध्यम से बच्चा जान सकता है कि ये क्या चीज़ बनाया गया है। इसको जब वो स्पर्श करेगा तो उसको पता चलेगा कि अशोक चक्र बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फुल ऊन से बनाया गया है।
इसमें किसी भी प्रकार की तीलियों का यूज नहीं किया गया है। और देख सकते हैं कितना सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर केसरिया रंग का इस्तेमाल भी किया गया है, फिर बीच में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद नीचे हरा रंग का इस्तेमाल किया गया है, और बीच में ये अशोक चक्र जो है उसका भी प्रारूप दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको कलरफुल भी बनाया गया है और झंडे का आकार दे के अशोक चक्र बनाया गया है कितना सुंदर ढंग से। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। साथ में इसके अशोक चक्र लिखा हुआ इसको आप देख सकते हैं, प्रिंट में भी लिखा गया है, साथ ही इसको ब्रेल में भी लिखा गया है, जिसको बच्चा स्पर्श करके उस चीज़ को जान सकता है कि क्या बनाया गया है। और यदि बच्चा अल्प ब्लाइंडनेस है तो बच्चा यहाँ पे देख के भी जान जाएगा कि हाँ यहाँ पे अशोक चक्र बनाया गया है। अब आगे हम बात करें, ये तो हमारा प्रस्तुतिकरण था। प्रस्तुतिकरण के बाद फिर हमारा आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है कि हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनके बारे में हम बच्चों को बताए रहते हैं, उसी के बारे में फिर हम पूछते हैं। जैसे हमने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया है और उसी के बारे में फिर हम बच्चों से पूछेंगे। जैसे हम बच्चों से पूछेंगे कि हमारे राष्ट्रीय गीत क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे वंदे मातरम। फिर हम बच्चों से पूछेंगे हमारे राष्ट्रीय पुष्प क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे कमल। फिर पूछेंगे हमारे राष्ट्रीय पशु क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे बाघ। यानी कि हमने इनके बारे में अच्छे से प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक बताया है। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न का हेडिंग होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, यानी कि किसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। फिर हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों हमारे देश का गौरव किससे बढ़ता है, तो बच्चे यह भी बताएंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से। इसके बाद यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म होगा और उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा। गृह कार्य में आप जो पढ़ाए रहेंगे उसी से संबंधित बच्चों को प्रश्न देंगे ताकि वो घर से उस चीज़ को करके लेके आएँ और या फिर याद करके लेके आएँ। तो यहाँ पे गृह कार्य में आप 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, मैक्सिमम आप 5 प्रश्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न दिया गया है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, याद करके आना है और लिखकर भी आना है। ऐसा कुछ आप लिखकर इस जो लेसन प्लान है आपका या पाठ्य योजना है इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पूरा लेसन प्लान या पाठ्य योजना, जो कि हम टीचिंग करने से पहले, माइक्रो टीचिंग करने से पहले इस योजना को बनाते हैं और जाकर फिर बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। मोर के सामने मोर का प्रतीक आप देख लिए, इसमें इस प्रकार से मोर का फिगर बनेगा, इस प्रकार से आपका तिरंगे का फिगर बनेगा और अशोक चक्र बनाया गया है कितना खूबसूरत ढंग से। तो इस प्रकार से आप इसमें फिगर बना के उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका पाठ्य योजना और जिसको आप लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा और जाना कि कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है या पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को कहीं समझ में ना आया हो तो आप लोग दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।